गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल GS स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नेशनल इमरजेंसी के बारे में, जिसे आप राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से भी जानते हैं। वैसे कई आपातकाल लगे, पर जो सबसे बेहद आकर्षक रहा, जिसे बार बार पढ़ाया जाता है, लोगों से पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा संभावनाएँ बनी रहती हैं इससे प्रश्नों के लिए एग्जामिनेशन में, उसके बारे में आज हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले बता दें आपातकाल कहते किसे हैं, तो सीधे सीधे भाषा में जान लीजिए। यदि हमारा भारत देश है और भारत के जो पदाधिकारी लोग हैं, चाहे प्रधानमंत्री हों चाहे राष्ट्रपति हों, हालांकि प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति जो है आपका आपातकाल लगाएगा, ठीक है। तो यदि डर हो जाए कि हमारा जो शत्रु देश है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो या फिर कोई अन्य देश हो, यदि हमें भय और डर हो जाए कि वो कहीं न कहीं युद्ध की स्थिति बन रही है, तो आपातकाल लग सकता है। या फिर कुछ ऐसी बात हो जिससे देश के अंदर ही एक डर पैदा हो जाए कि किसी भी समय अराजकता फैल सकती है, सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, ठीक। इस प्रकार यदि चिंता होती है तो प्रधानमंत्री सीधे राष्ट्रपति को आदेश देगा और इमरजेंसी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले बता दें, जब इमरजेंसी लगा था, वैसे आपातकाल 1962 में लग चुका है, जब भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था। उसके बाद 1971 में पाकिस्तान के साथ, 1975 जो कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक। अभी 3 ही जो है कि आपातकाल लगे हुए हैं अब। और जो आपातकाल की स्थिति है, जिनका हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, वो है दोस्तों आर्टिकल 352 से लेके 360 के बीच में है, और बीच में एक आपका 356 है, ठीक है। यही है, 3 आपात होते हैं, ठीक। तो देख सकते हैं, जब 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगा था, तब उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। अब बता दें, 1971 का चुनाव जैसे ही इंदिरा गांधी जीतती हैं भारी बहुमत से, उसके 4 साल बाद जो आपके राजनारायण थे, जो एक समाज सुधारक थे, एक अच्छे कह सकते हैं, इनकी स्पीच बहुत बढ़िया होती थी, लोग सुनने आते थे, ठीक। और ये कई बार हार चुके थे रायबरेली से, फिर भी इनकी भी एक जिद थी, हम भी लड़ेंगे। और 1971 में तकरीबन ये 1 लाख वोटों से श्रीमती इंदिरा गांधी से हार गए, ठीक। और 1971 के चुनाव में भारी मतों से इन्होंने जीता था, तकरीबन 518 सीट में से, ठीक। 352 सीट अकेले जो है कांग्रेस की थी, इंदिरा जी की थी। पता है, एक तरह से कह सकते हैं इंदिरा गांधी की लोकप्रियता इसलिए बढ़ गई भारत जैसे देश में, और स्पेशली मैं बात करूंगा गरीबों के बीच में, मजदूरों के बीच में, पीड़ितों के बीच में, शोषितों के बीच में, ठीक। इसलिए क्योंकि 1969 में जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो इस बैंक के माध्यम से जो राज परिवार के को भत्ते मिलते थे, जो इसी पे जी रहे थे, एक तरह से उन्होंने कमर तोड़ दी। उसके बाद लोगों के बीच में एक मैसेज गया कि अरे इंदिरा गांधी तो गरीबों के लिए कुछ भी कर सकती हैं, कोई भी कदम उठा सकती हैं, और इन्होंने कई योजनाएं भी लाई गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए। तब इन्हीं लोग कहने लगे, भैया गरीबों के मसीहा इंदिरा गांधी, गरीबों की मसीहा मसीहा, सब लोग चिल्लाने लगे। दिन दुगनी रात चौगनी इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। सब लोग डर गए कि यदि इन्हें जल्द से जल्द किसी प्रकरण में नहीं लाया गया तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। और विपक्ष के लोग समझ गए थे कि लंबे समय तक हम सत्ता में नहीं आने वाले, जीवन भर हम विपक्ष में बैठ के बस यही देखेंगे हो क्या रहा है, देखा जाए, ठीक। उसके बाद होता है, हालांकि मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को, पर कुछ लोग इतने ज़्यादा अंधभक्त होंगे इस वीडियो को देखने के बाद, वो बस कमेंट करेंगे, अरे इतनी बढ़िया इनकी लोकप्रियता कैसे हो गई। यदि इतनी बढ़िया लोकप्रियता नहीं होती तो ये उस ज़माने में कभी नहीं मिलता। सोचिए, एक तरफ आपके मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी, तमाम बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े वक्ता, फिर भी अकेले आयरन लेडी के नाम से मशहूर थी बंदी।
इन्होंने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े नेता लोग नहीं कर पाए। सोचिए, ठीक। इनकी और एक चीज़ आपको बता दें, इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है वो लंबे समय से और बचपन से ही राजनीतिक संगठनों से जुड़ी रहीं। असहयोग आंदोलन जब महात्मा गांधी ने चलाया था तो कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने वानर सेना के नाम से एक संगठन बनाया था बच्चों का। तो इनकी सक्रियता बहुत पहले से ही देखी जा रही थी राजनीति में, ये कोई नया इनके लिए नहीं था। ये समझ लीजिए इनका पूरा जो जीवन था राजनीति में ही बीत गया। इसलिए यदि देखा जाए योजनाओं के बारे में, प्लान के बारे में, तो ये भी बहुत ही स्पष्ट प्लान बनाती थी, लोगों को भनक तक नहीं लगती थी। तो दोस्तों 4 साल बाद जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये जो है महाशय राजनारायण सिंह जी PIL डाल दिए थे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, एक याचिका डाल दिए थे कि भैया ये जो इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव जीती है पूरी तरह संसाधनों का दुरुपयोग किया गया है, लोकतंत्र का गला घोटा गया है, जितने भी सरकारी मशीनरी थे उसको उसी में झोंक दिया गया है, ठीक। इस वजह से ये जो है जीती हैं। और उसके बाद उन पे लगा था कि जो रायबरेली के अरबपति थे, ठीक है, या फिर कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश के, वो तकरीबन 100 जीप का भुगतान किए थे इनके चुनाव में, जिस वजह से तमाम बहुत ज़्यादा पैसा और संसाधनों की वजह से पूरी तरह से चुनाव को प्रभावित कर दिया गया। इसलिए इनके पक्ष में चला गया, जिस वजह से 1 लाख भारी मतों से ये जीत गई, ठीक। और दूसरा जो इनके ऊपर आरोप था इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो ये था कि ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्ट देने का। एक कंपनी थी, ऐसा आरोप लग रहा था कि इंदिरा गांधी ने उसका कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी को दे दिया, जिसमें 11 करोड़ का नुकसान हुआ, या फिर कहे 11 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, और जिसमें पूरी तरह से संलिप्तता इंदिरा गांधी जी की तरफ इशारा की जा रही थी, ठीक। अब देखिए ये सब होने के बाद जैसे ही इनको पता चलता है कि अब जो है, और यहाँ देखिए लिखा है उस समय जब निर्णय चल रहा था तो इलाहाबाद के जज थे जगमोहन लाल सिन्हा, ठीक। इन्होंने कहा कि हाँ पूरी तरह से जो है सरकारी संसाधनों का इसमें दुरुपयोग किया गया है और पैसों के बल पे वोटों का पोलराइजेशन किया गया है, जो कि पूरी तरह से लोकतंत्र जैसे देश के लिए, भारत जैसे देश के लिए कहीं से भी सही नहीं है। मतलब पूरा उथल पुथल मच गया। और उन्होंने कहा कि अब जो है इनकी संसद सदस्यता 6 साल तक के लिए रोक लगा दी जाएगी। हालांकि 3 हफ्ते तक ये अपने पद पर रह सकती हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री पद के कार्यभार किसी दूसरे को सौंप सकती हैं। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई थी, अब ये राज्यसभा सदस्य भी नहीं बन सकती हैं, क्योंकि रोक लग गया था, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया था। उसके बाद ये अपील करती हैं किसको? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है, आप 3 हफ्ते तक अपने पदों पे बनी रह सकती हैं, तब तक किसी दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदारी देखने का जल्दी से जल्दी सौंपिए। तब उसके बाद इनके सुपुत्र जाते हैं संजय, वो कहते हैं माता अगर तुम एक बार अपने पद से हट गई तो जो तुम्हारी गरिमा है, जो पद है, जो पकड़ है, जो लोकप्रियता है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ठीक, इसलिए बता दें इन्होंने क्या किया। लाइट कट गई है फिर भी बना रहे हैं। इसके बाद जानते हैं इन्होंने क्या किया? ये समझ गए कि अब कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, और उस समय एक सबसे बड़ा विलेन, सबसे बड़े जो उभर कर आते हैं राजनीति में, हालांकि उनकी उपस्थिति बहुत पहले भी थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश, गुजरात, ठीक, और कई राज्यों में इंदिरा के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, और उनके पास उसके बाद एक मौका मिल गया। उसके बाद वो भुनाने लगे कि किस प्रकार से देश के संसाधनों पे अवैध कब्जा करके एक महिला देश के युवाओं के साथ छलावा कर रही है। रोजगार के नाम पे वो गरीबों में किस प्रकार से दान कर रही है, उसे पड़ी नहीं है देश की स्थिति को लेकर, न चलने को लेकर। इसलिए देश के मजदूर, देश की औरतें, देश के शिक्षक, देश के व्यापारी, देश के जो
सिक्योरिटी फोर्सेस में जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सब भी इस बात को गौर से सुने और वो हमारे साथ आए। अब जानते हैं क्या करते हैं? जयप्रकाश नारायण दिल्ली के अंदर, ठीक, दिल्ली का जो सबसे प्रसिद्ध मैदान है गांधी मैदान, वहाँ पे वो जन आंदोलन करते हैं। और वो जो आंदोलन होता है दोस्तों एकदम साफ सुथरा, ऐसा नहीं कि नहीं कटारा बल्ला लेके लोग दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं, एकदम शांतिमय तरीके से उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे जयप्रकाश नारायण और इनके कुछ तथाकथित मित्र थे जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए थे। अब पूरी तरह से अवसर मिल गया जो विपक्ष खेमे के जो राजनीतिक नेता थे या फिर जो अन्य राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता थे जिन्हें अवसर दिख रहा था कि अरे अब तो हमें भी कोई लाभ मिल सकता है, तो वो लोग क्या किए, एक प्रचंड भीड़ का हिस्सा होने लगे। जयप्रकाश नारायण को लोग समर्थन देने लगे। उसके बाद स्थिति बदल गई। स्थिति इतनी बदल गई कि इंदिरा गांधी को पता चल गया कि अब हमारा कुछ होने वाला नहीं है, यदि जल्दी से मैं कोई कंट्रोल नहीं कर लेती हूँ तो मेरी बहुत ख़राब स्थिति, बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाएगी। उन्होंने बड़े बड़े सचिवों को बुलाया और उनसे परामर्श लिया अब क्या किया जा सकता है कि जिससे मैं अपने पद पे बनी रहूं और इन लोगों को कंट्रोल कर सकूं, नियंत्रित कर सकूं। तो कुछ लोगों ने कहा कि अभी कुछ चीज़ें हैं जो संविधान में जिसका उल्लेख है, आप इमरजेंसी इम्प्लीमेंट कर दीजिए, सब खत्म हो जाएगा, आप सर्वे सर्वा रहेंगी। और जैसे ही उसके बाद जानती क्या करती है, सुबह आती हैं और देश के नाम एक संदेश देती हैं। मेरे प्रिय देशवासियों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और उम्मीद करती हूँ आगे भी रहेंगे। हमारे देश में कुछ छात्रों, कुछ अधिकारियों, कुछ नेताओं की वजह से देश में सशस्त्र विद्रोह होने का एक डर है, जिस वजह से मुझे ये फैसला लेना पड़ रहा है। उसके बाद जानते हैं क्या हुआ, स्वतः जो राज्य सरकार, सारे शक्तियों का जो केंद्र वो केंद्र सरकार बन बैठा और पूरा पावर जो है इंदिरा गांधी के हाथ में आ गया। 21 महीने तक इन्होंने शासन किया। जितने इनके विपक्ष खेमे के लोग थे, चाहे वो किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से रहा हो, चाहे सामाजिक पृष्ठभूमि से रहा हो, चाहे पत्रकार रहा हो, चाहे विद्यार्थी रहा हो, चाहे सेना का जवान रहा हो, मतलब सबको जेल में डाल दिया गया। और यातनाएं तो वो थी कि आप पूछिए मत। पत्रकारिता पूरी तरह से ठप कर दी गई थी। इनके खिलाफ यदि कोई भी पत्रकार कुछ भी पत्रकारिता करता था, प्रेस मीडिया वगैरह छापता था, तो उनका सब कुछ उठा के फेंक दिया जाता था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बवंडर तो हुआ था। इंदिरा गांधी ने पूरे देश को तकरीबन 2 साल, ठीक, तकरीबन 2 साल तक या फिर कहीं 21 महीनों तक पूरा बांध के रख दिया और उन्होंने जो चाहा वो किया। उस समय संजय गांधी जो इनके पुत्र थे वो राजकुमार थे पूरे भारत देश के, और किसी को बोलने का अधिकार नहीं था, क्योंकि इन्होंने जो कदम उठाया था वो संविधान के हिसाब से उठाया था। जो उसमें आपातकाल की चीज़ें दी गई कि हाँ इस आधार पर आप आपातकाल लगा सकते हैं, मतलब वो यातनाएं देंगे कि पूछिए मत। मतलब तिहाड़ जेल लोगों को रखा गया, जो बड़े बड़े विपक्ष के खेमे के नेता उनको तिहाड़ जेल में रखा गया कि कुछ बोल ना पाएँ, कुछ कर ना पाएँ। और वही स्थिति हुई, कोई कुछ बोल नहीं पाया ना कुछ कर पाया। फिर कुछ दिनों के बाद जब ये इंदिरा गांधी जो है फिर ऐलान करती हैं एक नए चुनाव का, ठीक, तो आपको बता दें सरकार बनती है किसकी, क्योंकि ये उनसे तंग आ गए थे, इतना तंग आ गए थे कि पूछो मत। पूरे भारत की समझ लीजिए 75% जो आबादी थी पूरा त्रस्त आ गई थी इंदिरा गांधी से। जो है शिक्षा का पूरी तरह से सपाचट हो गया था, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं था, लोग खाने के लिए मर रहे थे, फिर भी वो अपना बढ़िया से शासन चला रहे थे। ये वास्तविकता, इस बात को जानिएगा। ये ऐसा नहीं कि नहीं आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो चढ़ा बढ़ा के बोलें, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य आप लोगों को पढ़ाना है, हमारा जो उद्देश्य सही जानकारी आपको देना है। जब आप कहीं लेखन संबंधी कार्य करें एग्जामिनेशन में,
तो पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ों को लेकर आपको चलना है, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिए, जब जनता पार्टी की सरकार बनती है, क्योंकि इनसे तो सब स्तब्ध हो गए थे कि नहीं भैया अब तो इनको चुनाव जिताना ही नहीं है। अब बुरी तरह से 1977 में ये चुनाव हार जाती हैं। ठीक, चुनाव जब हार जाती हैं तो जनता पार्टी की सरकार बनती है, जिसके थे मोरारजी देसाई जी। ये प्रधानमंत्री बनते हैं और गृह मंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह। अब इन लोगों को और कुछ अन्य जो नेता होते हैं, जिस तरह से वो सज़ा काटे रहते हैं 19 महीना ने, वो भूलते नहीं हैं। और जेल के अंदर ही अपने साथियों से कहते हैं, जिस दिन हम सत्ता में आ गए हैं ना, गुलामी क्या होती है, सज़ा क्या होती है, परिस्थितियां क्या होती है, जिन परिस्थितियों से हम गुजरे हैं वो हम याद दिलाएंगे रूलिंग पार्टी को। और उसके बाद जब ये लोग सत्ता में आए, विपक्ष लोग, तो उन्होंने वही किया। उन्होंने कहा कि जब तक हम इंदिरा गांधी को कटघरे में नहीं खड़ा कर देंगे तब तक हमें चैन नहीं आएगा। और उसके बाद वही बात हुई। ये 27 मई 1977 में बिहार में नरसंहार होता है 11 दलितों की हत्या का। हालांकि वो जो क्षेत्र था बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था। उसके बाद वो हाथी पे बैठ कर जाती हैं, सबकी जन समस्याएं सुनती हैं और देखते ही देखते फिर लोकप्रियता ये हासिल करने लगती हैं, चारों तरफ बात होने लगती है। और जनता दल जो रूलिंग पार्टी थी उस समय सरकार में चल रही थी, वो डर गई कि अरे इसकी लोकप्रियता, महत्वाकांक्षाएं फिर बढ़ रही हैं, फिर हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। तब जाके जनता पार्टी के वरिष्ठ जो नेता होते हैं वो मिलते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी कीजिए, अन्यथा हम लोग टूट जाएंगे, हमारी स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। तब उस समय ये जिम्मेदारी दी जाती है सीबीआई के मुख्य जो थे एनके सिंह को। मतलब एक विशेष रूम में कुछ चुनिंदा लोगों की उपस्थिति में एक डिसीजन लिया जाता है, एक कह सकते हैं प्लानिंग किया जाता है, जिसके हिसाब से कि कैसे इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया जाए, कब गिरफ्तार किया जाए। तो लोग कहते हैं कि गिरफ्तार किया जाए 1 अक्टूबर को। मोरारजी देसाई की जो वाइफ होती कहती नहीं, 1 अक्टूबर को जो है शनिवार का दिन पड़ेगा और शनिवार को दिन गिरफ्तारी सही नहीं है, सही दिन नहीं है। तो उसके बाद कहती चलो अच्छा 2 अक्टूबर, तो कहते हैं 2 अक्टूबर का दिन सही नहीं है, 2 अक्टूबर के दिन जो है महात्मा गांधी का जन्मदिन है, इस दिन भी डिले कर दीजिए। उसके बाद होता है कि चलो 3 अक्टूबर, जब 3 अक्टूबर 1977 को कहते हैं कि ठीक है शाम को चला जाएगा, जिससे उनका बेल ना हो पाए, कम से कम एक दिन उनको गुजारना पड़े। हालांकि सीबीआई एनके सिंह जाते हैं और यही आरोप लगाते हैं कि 100 जीव भुगतना आरोपपति, ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्ट देने के 11 करोड़ का नुकसान। ठीक, अब क्या होता है, अब देखिए इसमें जो 1975 में था ये सब तो था ही, ठीक, पर ये इसके सामने बहुत छोटा था। ठीक, यहाँ पे तो सबसे बड़ा केस वही लग गया था कि भैया अनियमितता, गलत संसाधनों का इस्तेमाल करके आप जो है चुनाव जीती हैं। उसके बाद जो थोड़ा मोड़ा बचा था यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया, यहाँ पे निकाल दिया गया। ठीक, और ये भी कहा गया, एक चीज़ था, मोरारजी देसाई जी हमेशा कहते थे जब आप इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करिएगा तो उन्हें हथकड़ी मत लगाइएगा, नहीं तो देश का अपमान होगा और मैं अपमान नहीं चाहता हूँ। हमारे यहाँ अंदर कम से कम नैतिकता होनी चाहिए, भले उस महिला के अंदर नैतिकता नहीं है। तो उसके बाद जब सीबीआई एनके सिंह जाते हैं तो उनसे ये भी कहा जाता है, चौधरी चरण सिंह जी कह देते हैं कि यदि उन्हें बिल चाहिए तो पर्सनल बॉन्ड पे आप जो है इच्छा जाहिर करना, यदि उन्हें आवश्यकता होगी तो दे दिया जाएगा। ठीक है, केवल इन लोगों का उद्देश्य ये था कि इनको भी काल कोठरी में हमको डालना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जिन यातनाओं से हम गुजरे हैं ये भी महसूस करें। उसके बाद जानते हैं उनकी आवास के इर्द गिर्द जो है डीआईजी उस समय राजपाल जी थे और एडिशनल एसपी रहती किरण बेदी। इनको चार्ज दिया जाता है कि चारों तरफ आप लोग देखें, किसी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति ना हो और मुझे हमेशा जो है अपडेट करते रहिए। उसके बाद जब स्थिति देखते हैं कि पूरा दल बल के साथ जो है एनके सिंह जी पहुंच चुके हैं, तो जो इंदिरा गांधी के सचिव थे उस समय आर के धवन जी थे, वो जाते हैं और पूछते हैं एनके सिंह जी से कि क्या कोई दिक्कत है, कोई मतलब क्या दिक्कत है कि आप इतने दल बल के साथ हम यहाँ आवास पर पहुँचाएँ।
तो कहते हैं कि थोड़ा सा इंदिरा गांधी जी से कुछ एक मुलाकात करनी थी। तो वो कहें कि आपके पास है कोई, मतलब क्या होता है, बोलते हैं अपॉइंटमेंट लेटर है? तो कहते हैं नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। तो कहते हैं कि अभी जो अपने ड्राइविंग रूम में मिल रही हैं, ठीक है, ड्राइविंग रूम में वो कुछ नेताओं से बातचीत कर रही हैं, इसलिए भी आपसे नहीं मिल सकती हैं। हालांकि 10 मिनट का समय दें, उसके बाद मैं मिलवा रहा हूँ। उसके बाद मेनका गांधी, संजय गांधी अपने लॉन में बैडमिंटन खेल रहे थे। वो स्थिति को भांप लिए कि तनावपूर्ण स्थिति होने वाली है, और वो एन.के. सिन्हा का जो एक्सप्रेशन समझ लिए कि हमेशा जो है ये हमारे खिलाफ ही बंदा रहा है, तो कुछ न कुछ करेगा। और इधर जो आपके थे राज नारायण, ये तो एकदम डिस्टर्ब थे। हर 2 मिनट में फ़ोन करके, या फिर जो भी उस समय कम्युनिकेशन का जो माध्यम रहा हो, हर 2 मिनट में उन्हें अपडेट करना पड़ता था। सोचिए, ठीक, कि टेलीफोन करो भाई, जल्दी बताओ, जो जल्दी करो, ठीक। अब उसके बाद बता दें, कहते हैं 15 मिनट वेट करो, फिर एन.के. सिंह वहाँ पे खड़े रहते हैं। फिर कुछ नेतागण जाते हैं अंदर, तो कहते हैं अरे ये फिर जाने लगे, तो कहीं इनका अपॉइंटमेंट है। तो आर.के. धवनपुर चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं कि जल्दी से कहो कि मुझसे मिलें, नहीं तो फिर स्थिति बहुत बुरा हो जाएगा। उसके बाद वो जाते हैं इंदिरा गांधी से, कहते हैं, ये जाते हैं एन.के. सिंह को फिर मिलवाते हैं। तो एन.के. सिंह अपना कार्ड दिखाते हैं कि भैया मैं CBI का हेड। एन.के. सिंह कहती ठीक है बताइए। तो कहते हैं आपके ऊपर जो है कि फला फला जो है कि FIR हुआ है, और आप उसमें जो है अपराधी हैं, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो कहती हैं ठीक है, हम चलेंगे। आज मैं दोस्तों आपको बता दूं, यही गलतियां भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किस लिए कर रही है? विपक्ष के लोगों के साथ। अभी कल की घटना है संजय सिंह को, ठीक है, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जो राज्यसभा के सदस्य उत्तर प्रदेश के हेड हैं, ठीक है, यहाँ के प्रचार प्रसार के लिए जो योजनाएं बनाते हैं। इससे पहले सत्येंद्र जैन को भी जेल में डाल दिया गया। मनीष सिसोदिया जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री, डिप्टी CM, उनको भी डाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं वही गलतियाँ ये भी कर रही है जो एक समय कांग्रेस कर चुकी है, आज वो भारतीय जनता पार्टी दोहरा रही है। यदि कोई व्यक्ति पदों पे बना हुआ है तो उसे ED, CBI, IT इनके नाम से डरा रहे हैं, धमका रहे, प्रताड़ित कर रहे हैं। और एक दिन स्थिति वही आएगी, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, जो जनता वो सब कुछ जान चुकी है और अपडेट हो रही है, वो सहानुभूति में जीत जाएंगे। और उसी के आगे हम चलते हैं। उसके बाद जानते क्या होता है, ये निकलती हैं, कहती हैं चलो मैं किसी से नहीं डरती, मैं अपना समर्पण दे रही हूँ, मेरी गिरफ्तारी करिए। जैसे ही लेकर चलते हैं, कुछ दूर चलने के बाद इनका पूरा काफिला पीछे चल देता, कोई रोड पे सो जा रहा है। देखते ही देखते इनकी लोकप्रियता आगे होने लगी, बढ़ने लगी, सब लोग भयभीत होने लगे। अरे जिस इंदिरा गांधी को लोग देखना नहीं चाहते थे, आज जैसे उसकी गिरफ्तारी हुई, लोग सड़कों पर दौड़ने लगे, उसके गाड़ियों के आगे कूदने लगे। ये क्या हो रहा है? इतना त्याग, इतना समर्पण, इतना प्रेम इंदिरा गांधी से। उसके बाद मानो कांग्रेस का या फिर अन्य लोगों का एक काफिला पीछे पीछे चलने लगा। उसके बाद एन.के. सिन्हा बोले कि हम आपको दूसरे राज्य लेकर जाएंगे। उतर गई इंदिरा गांधी, उतर के एक पत्थर पे बैठ गई, कहीं मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद जब ऊपर से आदेश आता है इन लोगों से, चौधरी चरण मोरारजी देसाई से, तो कहते हैं ठीक है, अच्छा दूसरे राज्यों में ना ले जाएं। फिर जब इनका मेट्रोपॉलिटन में अगली सुबह निर्णय होता तो जज कहता है अरे तुम लोग FIR कर दिए, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? नहीं है। तो फिर कैसे तुम जो है कि जेल में डाल दोगे? खड़े खड़े जमानत मिल गई। ठीक उस समय इंदिरा गांधी के साथ गाड़ी में जो बैठी थी वो थी गांधी पीस फाउंडेशन की निर्मला देश पांडे, जिनका बहुत बड़ा योगदान है उनके पर्सनल लाइफ में भी। ठीक, और प्रणब मुखर्जी ने एक बात कही थी उस समय, बहुत हाईलाइट हुआ था कि जिस इंदिरा ने विपक्षी नेताओं को 19 महीने तक जेल में रखवाकर क्या से क्या किया, वो विपक्ष के लोग 19 घंटे भी इंदिरा को जेल के अंदर नहीं रख पाए। और उसके बाद इसी सहानुभूति के चलते जो गलतियां खुद इंदिरा गांधी ने किया, जो गलतियां आज खुद भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ठीक उसी सहानुभूति के चलते दोस्तों 1980 में फिर एक प्रचंड रूप में जीत कर आती हैं आपकी इंदिरा गांधी जी। इसीलिए कहा जाता है समय सबको मिलता है, अवसर सबको मिलता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यदि आप किसी शख्स को आज आप यातनाएं दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हमारा समय, उसका कभी समय नहीं आएगा,
तो देर नहीं लगेगी। ठीक, कब किसका पलड़ा भारी हो जाएगा आप भी नहीं समझ सकते, न जान पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मित्रों में शेयर करिए, हमें कमेंट करिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।